हेलो एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक राम में स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 12 होने वाला है और हम लोग इसमें आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सेट वाइज सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी का लेटेस्ट जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पूरा होता है सॉल्व करते हैं और जिसमें 30 क्वेश्चंस लेते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन विथ बेस्ट एनालिसिस के साथ हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और ज़रूरत जितना भी जिसको भी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बोला गया है कि दिए गए दंड आरेख के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फ़ोन की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं 2004 से 2008 तक। तो 2004 हम लोग देख लेते हैं। तो 2004 में बिक्री कितना हुआ है तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ 2004, ये 2004 है। 2004 की बिक्री कितना हुआ है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 30 और 40 के बीच में है, यानी कि कितना 35 बिक्री हुआ है। उसके बाद लाखों में बिक्री हुआ है, 35 लाख का बिक्री हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2008 का। तो 2008 का ये देखिए, तो 2008 का कितना बिक्री हुआ है तो 70 के आसपास हुआ है, मतलब 70 हुआ है, यानी कि 70। तो वृद्धि कितना हुआ है वो हम लोग का सॉल्यूशन करना है। तो देखिए 35 से वृद्धि कितना हुआ है 70 के लिए, 35 वृद्धि हुआ है किस में से 35 में से। तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ है तो 1/1 यानी कि 30/5/35 100% की वृद्धि हुआ है। आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 100% वृद्धि हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित आरेख 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या को दर्शाता है। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं सौरभ और कृपाल, ठीक है। सौरभ, तो देखते हैं सौरभ कितना दिन में काम कंप्लीट करता है। तो ये दिनों की डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सौरभ जो है 30 डेज में कंप्लीट करता है, कितना 30 डेज में। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सौरभ जो है 30 डेज में कंप्लीट करता है। उसके बाद कृपाल, तो कृपाल हम लोग देखते हैं तो कृपाल कितना दिन में कंप्लीट करता है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कृपाल जो है 20 डेज में कंप्लीट करता है, कितना डेज में 20 डेज में। तो इन लोग बोल रहा है कि दोनों मिल के अगर कार्य करता है तो कितना दिन में काम करेगा। तो हम लोग यहाँ से इन दोनों का टोटल वर्क निकालते हैं तो 60 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सौरभ 30 दिन में काम करता है 60 काम को, तो 2 के एफिशिएंसी से करता होगा। और कृपाल जो है 20 दिन में काम करता है 60 काम को, तो ये 3 के स्पीड से करता होगा। तो ये दोनों मिल के टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 काम एक दिन में करेंगे। तो टोटल जो है 60 काम को 5 के स्पीड से एक दिन में 5 काम, तो 60 काम को टोटल कितना दिन में करेंगे तो 12 दिन में ये सौरभ और कृपाल कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर हो जाएगा 12 दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित रेखा आलेख 2010 से 2014 तक इंडियन क्रिकेट लीग में 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष में अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 प्लस रन बनाए हैं। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि 2010 में जो है 4 बल्लेबाजों ने बनाया है 500 प्लस रन। 2011 में आप सभी देख सकते हैं तो 10 बल्लेबाजों ने बनाया है। उसके बाद इधर जितना भी देखिए आप 2012 में 9 बनाया है, 2013 में 5 बल्लेबाज बनाया है, 2014 में 7 बल्लेबाजों ने किया है। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा कहाँ का बल्लेबाज देखने को मिल रहा है तो 10 बल्लेबाज आपको देखने को मिल रहा है 2011 में। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया किस वर्ष में अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 प्लस रन बनाए हैं। तो किस वर्ष में बनाया है 2011 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2011 आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोला गया है वृत्त आलेख मनीष के मासिक वेतन से विभिन्न मंदों में बचत और व्यय के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, मतलब कि जो घर का खर्चा हो गया, उसमें मेडिसिन दवाइयाँ में खर्चा हो गया, ट्रैवलिंग मतलब उसका ट्रैवलिंग है उसमें खर्चा हो गया, सेविंग्स जो कि इसका बचत है, उसके बाद हो गया एजुकेशन में खर्चा। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि मनीष
का वेतन टोटल कितना है 50,000 रुपया, वह अपनी मासिक बचत को दोगुना करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो सेविंग है, इसका सेविंग कितना परसेंट है 10%, यानी बोल रहा है कि अगर दोगुना करे कितना 20% करे, इसका दोगुना जो सेविंग है उसका दोगुना करे। तो उसके बाद बोला है कि मासिक बचत को दोगुना करना चाहता है और शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्चे पर खर्च करना चाहता है। तो अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया आपका। तो आप यहाँ देख सकते हैं उसका टोटल जो इनकम है वो कितना है 50,000 रुपया। उसमें से बोला है कि अपनी मासिक बचत को दोगुना करना चाहता है, यानी 20% बचत करेगा। तो 20% इसका कितना हो जाएगा, तो 10,000 रुपया। इसका अगर 20% हम लोग निकालते हैं तो इसका 50,000 का 20% आपका हो जाता है 10,000 रुपया। कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। तो आपका ये जो 10,000 रुपया है उसका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो बचा कितना 40,000 रुपया। तो बोला है कि 40,000 रुपया में बोला शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्चे पर। तो जो 40% है इसका अगर 50% निकालते हैं तो इसका 40,000 का 50% आपका हो जाएगा 20,000, जो 20,000 जो है अपने घरेलू खर्चे में। तो ये घर का खर्चा हो गया, घर का खर्चा। तो बाकी कितना बचा आपका 40,000 में 20,000 का खर्चा कर दिया घर में, तो बाकी जो बचा 20,000 बचा 20,000। तो बोला है कि अन्य खर्चों पर। तो पहले अन्य खर्चा कितना होता था हम लोग ये देखना है। तो पहले आप देख लीजिए अन्य खर्चा, मतलब कि ये हो गया आपका घर का खर्चा हो गया, घर का खर्चा 40% और 10% बचत है। तो अन्य खर्चा कितना होता था 15-15 30 और 20 50% होता था। 50% यानी कि 50,000 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। तो बोला है कि पहले 25,000 खर्चा करता था अन्य खर्चा में, एक्स्ट्रा जो खर्चा करता था एक्स्ट्रा जो है वो 25,000 करता था। अब अन्य खर्चा कितना करता है 20,000। तो कितना कम करने की आवश्यकता है 5,000 रुपया कम करने की आवश्यकता है उसको अन्य खर्चा में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोला गया है P बराबर 2 + √3 और Q बराबर 2 - √3। तो P बटा में Q आपका निकालने बोला है। तो P बराबर कितना है 2 + का √3 बटा में Q बराबर 2 - का √3। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ 2 + का √3 बटा में 2 - का √3। तो हम लोग जानते हैं जैसे अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a - b और a + b और प्लस b क्या होता है a - b गुना में a + b करते हैं तो ये हो जाता है a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो ये हो जाएगा क्या 1, नीचे 1 हो जाएगा आपका। अब ऊपर का जो बचा वो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 + √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो 2 दूना 4 a² + √3 का स्क्वायर 3 + 2ab, यानी कि 2 दूना 4 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 4 3 7। इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7 7 + 4 √3। अब बट्टा में नीचे क्या आया था 1। तो आपका 7 + 4 √3 बट्टा में 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, समीकरण 2x² - 8 - m बराबर 0 है। तो एक मूल आपका 5/2 क्या दिया गया है, समीकरण का दूसरा मूल और m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक मूल तो आपका 5/2 दिया गया है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं m का मान। ठीक है, यानी x बराबर हम लोग रख देते हैं x बराबर 5/2, x बराबर 5/2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना में x² मतलब कि 5 × 5 = 25 बट्टा में 4 - 8 गुना में 5/2 माइनस m बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो 2 दूना 4। ठीक है, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 - 25 कितना हो जाएगा
15 माइनस का 15 बट्टा में 2 माइनस m बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग m बराबर निकालते हैं तो -15 बट्टा में 2 ये निकल गया। तो हम लोग का जो पूछा गया है दूसरा मूल और m का मान पूछा गया है, यानी कि -15 बट्टा 2 होगा m का मान, यानी कि आपका ये जो है ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका जो पहला मूल दिया गया है 5 बट्टा 2, लेकिन हम लोग निकालने क्या बोला है दूसरा मूल, तो दूसरा मूल आपका ये हो जाएगा 3 बट्टा 2, इसलिए आपका ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बोला गया है यदि x√12 प्लस बराबर 4 प्लस x√3 तब x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना होगा, तो हम लोग x यहाँ से आपका है 4 गुना में 3, ठीक है, 4 या 12, तो 4 का निकल जाएगा 2, तो 2√3 निकल जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 4 प्लस x√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x√3 माइनस ये इधर लेते आते हैं तो x√3 बराबर 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो 2x√3 में -x√3 घटेगा तो आपका हो जाएगा x√3 बराबर 4। यहाँ से x बराबर आपका निकल जाएगा 4 बटा में √3। ठीक है, तो आपका x बराबर 4 बटा में √3 आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर, 4 बटा में √3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो एक वृत्त त्रिभुज ABC भुजा BC को P पर स्पर्श करता है और भुजा AB और AC वृत्त को क्रमशः बिंदु O और R पर स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ नामकरण कर लेते ABC। ठीक है, और ये आपका Q तक यहाँ पॉइंट है Q, और ये आपका पॉइंट हो जाता है R, और ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है P। ठीक है, तो बोला है कि AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपका जो ये लाइन है यहाँ से AQ की लंबाई ज्ञात करने बोला है, तो कैसे निकालना है, तो आपका ये डायग्राम बना दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा, जैसे कि आपका यहाँ देखते हैं तो क्वेश्चन में निकाल कैसे, तो एक ही बिंदु से दोनों ओर खींचा गया, अगर दोनों ओर स्पर्श करता है तो आपका ये जो है बराबर होता है, जैसे कि AQ बराबर हो जाएगा AR। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं तो आपका जो ये है BP बराबर BQ हो जाएगा। ठीक है, BP बराबर BQ। उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं तो PC बराबर CR, PC बराबर CR। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, त्रिभुज ABC का परिमाप देखते हैं। त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर आपका हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BP प्लस PC प्लस में हम लोग AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर होता है AR माइनस CR। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BP लिख सकते, BP बराबर क्या है BQ, BP बराबर हम लोग देखते हैं PQ, तो AB प्लस BP बराबर BQ लिख सकते हैं, तो BQ प्लस में हम लोग PC लिख दें यहाँ PC, प्लस में हम लोग लिख सकते हैं AQ माइनस PC। ठीक है, AQ क्योंकि AR बराबर AQ दिया गया है, AR बराबर AQ, तो AQ माइनस PC लिख सकते हैं क्योंकि CR बराबर PC। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा AQ प्लस में AQ,
बराबर 2AQ, ठीक है, 2AQ। तो 2AQ बराबर आपका हो जाएगा, 2AQ बराबर आपका हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि AQ बराबर जो हो जाएगा 1/2 AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD पर लंब है, ठीक है। तो पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं ABCD, ठीक है। जिसमें आपका बोला गया है कि AL और CM लंब है CD और AD में, ठीक है। तो CD में क्या लंब है? AL। तो आपका ये जो लंब है AL किस में है? CD में। उसके बाद आपका बोला गया है कि CM जो लंब है किसमें? CM जो लंब है AD पर है। तो बोला गया है कि AL बराबर 20 सेंटीमीटर और CD बराबर 18 सेंटीमीटर, CM बराबर 15 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर AD को आधार मानकर, तो क्या हो जाएगा? AD आधार, अगर AD को बेस मानते हैं, AD को आधार मानते हैं, तो हम लोग का इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? AD को अगर आधार मानते हैं तो आपका हो जाएगा AD मल्टीप्लाई CM, ठीक है। और हम लोग इसी के बराबर लिख सकते हैं क्या? अगर बेस मानते हैं इसको, किसको? DC को अगर बेस मानते हैं तो DC मल्टीप्लाई AL हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या? हम लोग यहाँ से देखते हैं तो AD बराबर आपका दिया हुआ है, नहीं, AD बराबर निकालना है। AD बराबर CM आपका दिया हुआ है 15 बराबर DC आपका दिया हुआ है 18 गुना में AL आपका दिया हुआ है 20, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अगर सॉल्यूशन करते हैं तो आपका AD बराबर निकल जाएगा आपका 18 दूना 36, 360 बटा में 15, तो 15 दूना 30, 15 चौका 60, यानी कि AD बराबर आपका निकल जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आपका ये AD निकल गया, ये आपका AD निकल गया, ठीक है। कितना? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आप यहाँ से देखते हैं आपका दिया गया है क्या? CD आपका कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर दोनों का निकालते हैं परिमाप तो क्या निकल जाएगा? परिमाप बराबर 2 गुना में 24 प्लस 18, तो आपका कितना हो जाएगा? 18 24 42 दूना 84 सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि एक त्रिज्याखंड 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है, तो त्रिज्याखंड का कोण 40 डिग्री है, तो वर्ग सेंटीमीटर में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना है वो त्रिज्याखंड का कोण? 40 डिग्री। तो हम लोग निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि 22/7, और आपका त्रिज्या हो जाएगा कितना? 21 गुना में 21 गुना में आपका 40 θ/360, यानी कि 40/360 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो 7 या 21, और ये 4 से काटते हैं तो 4 9 36, ठीक है। 3 से 3 तिया 9, और 3 से इसको काटेंगे 3 7 21, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की राशि को 5 वर्षों के अंत में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, ये जो है 5 वर्ष के अंत में कितना हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो बोला है कि 15 वर्ष के अंत में कितनी गुनी होगी, तो 15 वर्ष के लिए कितना 5 गुना 3 होगा, यानी कि 2 का पावर 3, यानी कि कितना 8 गुनी हो जाएगी, यानी कि 12,000 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 96,000 रुपया। ठीक है, कितना 96,000 रुपया, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 96,000 रुपया। ठीक है, तो कैसे करना है, तो आप इस टाइप का जो चक्रवृद्धि ब्याज पर क्वेश्चन आपका बनेगा तो ऐसे जैसे तैयार आएगा कि जो 12,000 रुपया की राशि है 5 वर्षों के अंत में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष के अंत में आपका कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 5 वर्ष के अंत में 2 गुना हो जा रहा है। तो बोला है कि 15 वर्ष के अंत में, तो 5 से कितना गुना हुआ, ये 3 गुना हुआ, यानी कि इसके पावर में उसका 2 का पावर हो जाएगा 3, यानी कि कितना 8 गुना हो जाएगा वो राशि, यानी कि 12,000 गुना में 8, यानी कि 96,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बोला गया है कि एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपये है, तो मूलधन कितना है। तो हम लोग अगर एसआई देख लेते हैं, एसआई 4% के हिसाब से 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। लेकिन वही अगर सीआई रहता है आपका 4% के हिसाब से 2 ईयर के लिए, तो आपका ये हो जाता है 8.16%, क्योंकि सक्सेसिव लगता है। और इसका जो अंतर दिया गया है, अंतर कितना हो जाएगा, तो 0.16%। 0.16% का मान आपका दिया हुआ है 20 रुपया। तो बोला है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका कितना होगा 100%, यानी कि आपका 100% का मान पूछा गया है, बटा में 0.16%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, पॉइंट से ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा। फिर आप लोग यहाँ काटते हैं तो 4 पच्चे 20 और 4 4 16, फिर 4 से इसको काटते हैं तो ये 25 बार में, यानी कि 25 पच्चे 125 और ये 00। ठीक है, 12,500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है, जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा से 3 गुनी कर दी जाती है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कभी भी जैसे कि आप मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज का अगर भुजा ए है और इसका अगर भुजा को अगर 3 गुना कर दिया जाता है, भुजा को अगर 3 गुना कर दिया जाता है, तो इसका जो एरिया होगा वो हमेशा जितना गुना किया जाता है उसका स्क्वायर में होगा। यानी कि इसका एरिया पूछेंगे तो ए मतलब इसका एरिया 3 का स्क्वायर में होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। इसका जो एरिया हो जाएगा वो 9 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि मूल क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बोला गया है कि जब एक संख्या को n से विभाजित किया जाता है, किससे, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, उसको 5 से विभाजित किया जाता है, कितना से, 5 से, तो शेषफल क्या बचता है आपका, 2 प्राप्त होता है। शेषफल कितना बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है। बोला है कि जब n स्क्वायर को, क्या बोला है कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो आपको सेम वही करना है। आपका इस टाइप का एक शॉर्ट्स भी डाला गया, तो आप क्वेश्चन मतलब इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ रिमाइंडर का स्क्वायर कर देते हैं, रिमाइंडर का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, और 4 को 5 से भागा देते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, तो आपका रिमाइंडर 4 ही रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, जो कि आंसर 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बोला गया है कि साथ के 3 मंदिर में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाई गई है। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल के साथ अलग अलग समय पर घंटी बजाने का निर्णय किया। यदि सुबह 8 बजे पहली बार एक साथ घंटियां बजती है, तब 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा कितना, 30 मिनट। कितना, 30 मिनट, क्योंकि 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल में बजती है, यानी कि 30 मिनट में, प्रत्येक 30 मिनट में वो एक साथ बजेगी। तो बोला 8 बजे एक साथ बजी थी, तो 9 बजे तक में वो कितने बार बजेगी, 30 का अंतराल में, यानी कि 2 बार वो बजेगी।
कब? 2 बार बजेगी, जब पहले 8 बजे बज चुकी है उसके बाद वो 2 बार बजेगी। तो प्रारंभिक समय के बाद आपका आंसर जो हो जाएगा, प्रारंभिक समय के बाद आपका 2 बार बजेगी घंटियाँ एक साथ। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है कि 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और 5 पहली अभाज्य संख्याओं के माध्य का बीच अंतर क्या है? तो 5 भाज्य संख्याएं लेते हैं। तो भाज्य संख्याएं उसको बोलते हैं जिसका मैक्सिमम जो गुणनखंड हो वो मिनिमम गुणनखंड जो उसका 3 हो। जैसे कि आपका 2 का गुणनखंड लेते हैं, 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 2, यानी कि ये एक भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट जो भाज्य संख्या आपका आता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ये 5 हो गया। इसका जोड़ेंगे तो इसका जो माध्य होगा, इसका माध्य क्या हो जाएगा? तो 4, 6, 10, 10, 10, 20, 20 और 7, 17, 37, 37 बटा इसका 5 हो जाएगा माध्य। ठीक है, ये 5 भाज्य संख्याओं का हुआ, भाज्य संख्याओं का माध्य। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो पहला जो अभाज्य संख्या आपका है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 11, 7, 18, 5, 23, 23 और 5, 28, 28 बटा में 5। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 37 बटा में 5 माइनस 28 बटा में 5। तो 37 में 28 गया तो बचा कितना? 9, 9 बटा में 5, 9 बटा में 5 यानी कि 1.8 आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि यदि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है तो 2 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है? तो इसको ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से ही बनाने का। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो इसका 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वर्गों के बीच मतलब 13 का स्क्वायर 169, 169 और 15 का स्क्वायर 225। इसका डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 में हो गया तो 6 और 21 में 16 गया तो 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा, 13 और 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए, तो वो क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99, 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इससे बड़ा आपको याद होना चाहिए कि आप जैसे कि 999 में अगर 24 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 1023, यानी कि अगर 24 जोड़ते हैं तो 1023 होगा, जो कि किसी का वर्ग नहीं है। उसके बाद 25 जोड़ते हैं तो 1024। ठीक है, उसके बाद 1 जोड़ते हैं तो 1000 होगा, प्लस 1 करते हैं तो 1000 होगा, तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। अगर 12 जोड़ते हैं तो 1000 हो जाएगा 11, जो कि ये भी किसी का वर्ग नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो हो जाएगा 1024, यानी कि 25 जोड़ा जाना चाहिए, और ये आपका है 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 25 जोड़ा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से मूल्य ह्रास होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5, यानी कि वो प्रत्येक साल है 4/5 होता है। कितना होता है प्रत्येक साल? 4/5, यानी कि ये घटता है, ह्रास होता है मतलब घटता है, यानी कि 4/5 होते जाता है। तो 2 वर्ष के बाद कार का जो मूल्य है वो कितना है? 4,80,000 रुपया, 4,80,000 रुपया है। तो कार का मूल मूल्य मतलब कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल मूल्य क्या है? तो ओरिजिनल मूल्य 4/5 हुआ है 2 साल में, 4/5, 4/5। तो हम लोग का इसका ओरिजिनल मूल्य लगाने के लिए इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 4 4 16, 16 3 48, यानी 5 5 25 75, यानी कि 7,50,000 रुपये। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन उसके योग्यता अंकों से 20% कम था। मतलब 65% अंक लाया और उसका घट रहा था -20 अंक, क्योंकि वो अगर 20 अंक और लेते आता तो वो पास हो जाता, लेकिन
वही अगर एक दूसरा छात्र जो है वो 80% अंक लाता है, कितना 80% अंक, और वो एक्स्ट्रा लाता है किससे अधिक प्राप्त करता है, जो योग्यता अंकों से मतलब पास होने वाला अंकों से 10 नंबर अधिक लाता है। तो बोला गया है कि अगर परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, तो परीक्षा के कुल अंक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15% बराबर ये दोनों का डिफरेंस 30। 15% का मान आपका 30 हो गया, तो हम लोग का परीक्षा में कुल अंक कितना होता है 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा 200, यानी कि कुल मार्क्स कितना का था 200, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जब संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। ठीक है, 2:3 था, लेकिन अब कितना हो गया 7:10 हो गया। कब? जब 4 जोड़ा गया। तो हम लोग यहाँ इसको करते हैं, देखते हैं, तो इसका डिफरेंस ये कितना है 1 का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस आपका कितना हो जाता है 3 का। तो 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला में 3 से, क्योंकि बराबर हो जाए डिफरेंस ये दोनों का डिफरेंस। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 6:9 और ये 7:10। अब इस डिफरेंस को आप देखते हैं कि ये 9 से कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 6 से 7, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट का मान आपका कितना बोला गया 4 जोड़ देता है, कितना 4। तो बोला है कि संख्याओं के बीच का अंतर, तो अंतर कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका बोला गया है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है 5:7 है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का प्रवेश किया गया। कितना? 8 और लड़कों का प्रवेश किया गया सत्र के दौरान। फिर बोला कि लड़कियों और लड़कों का जो नया अनुपात है 1:1 हो गया। तो बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि लड़का कितना जोड़ा गया है 8, लेकिन लड़की तो जितना थी उतने ही थी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं लड़की का जो यूनिट था 7 है, यहाँ 1 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे लड़कियों का बराबर करने के लिए। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 7 और ये 7 × 7, ये अब लड़कियों का जो है 7 यूनिट बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि लड़का कितना बढ़ गया है, तो 5 से 7 हुआ, 2 यूनिट बढ़ा है, जबकि 2 यूनिट का मान आपका दिया गया है 8। कितना? 8 लड़का बढ़ा है। तो बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अंतर क्या था, तो 5 से 2 7, यानी कि 2 अंतर था। तो 2 यूनिट का मान आपका 8 ऑलरेडी दिया गया है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के लिए HEE आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सभी देखते हैं कि हर जो है अंश से 2 अधिक है इसमें, लेकिन इसमें 3 अधिक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो उसके बाद बोला गया है कि यहाँ देखते हैं तो ये भी आपका 1 अधिक है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कितना 2/5 और 1/3, ये दोनों में आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। उसके आगे क्या बोला गया, जब अंश को 3 गुना किया जाता है, अंश को 3 गुना किया जाता है और हर को 2 गुना किया जाता है, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अंश हो गया, अंश कितना किया जाता है 3 गुना और हर को 2 गुना। ठीक है, तो 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10। यहाँ से हम करते हैं, इसको 3 गुना करते हैं और इसको 2 गुना करते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो इसको रेशियो लेते हैं तो 1/2 हो जाता है, जो कि यहाँ बोला गया। तो भिन्न कितना हो जाता है 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तो 6/10 हुआ, यानी कि 2/5, जो कि ये भी गलत होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादातर ऑप्शन से बनाइए, जल्दी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि 2 व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में जा रहा है। ठीक है, बोला एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
बोला है कि एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय कितना है। तो यहाँ देखते हैं 1 घंटा में ये 5 किलोमीटर चलता है और ये 1 घंटा में 5.5 किलोमीटर चलता है। तो 1 घंटा में दोनों का दूरी कितना बनेगा, तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। कितना, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। लेकिन टोटल दूर कितना होना है, 8.5 किलोमीटर। तो 8.5 को हम लोग भागा कर देंगे 0.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये 5 से 17 बार में कटेगा, यानी कि 17 घंटा टोटल लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में अगर जाता है तो ये रिलेटिव स्पीड हमेशा डिफरेंस होता है। ठीक है, घट जाता है। चलिए, तो आपका 17 घंटा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में सबसे आपका होमवर्क रह गया। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए हम लोग ये जो क्वेश्चन देख रहे थे कि 27 नंबर, जब 5 व्यक्ति 12 दिनों में 5 व्यक्ति जो है 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, कितना, 5 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। तो बोला है कि 10 दिनों में कितना, 10 दिन में उसी मूल दीवार का 50% अधिक। ठीक है, मूल दीवार का जो है हम लोग ले लेते हैं, मूल दीवार का 50% अधिक, यानी कि 50% अधिक मतलब 3/2। बोला है कि अधिक दीवार बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितना लगेगा, x लगेगा। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा कितना, 6 बार में, तो 6 × 25 30, और यहाँ से हम लोग देखते हैं 6 × 25 30 या 90 बराबर 10x, यानी कि 10 से इसे काटेंगे तो 9 बार में 9, यानी कि x बराबर जो है 9, यानी कि आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितना लग जाएगा, तो 9 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कि जब 10 मीटर ऊंचाई वाले एक खंबे की छाया 10√3 मीटर पर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ठीक है, ये एक आपका दिया गया है जैसे कि ABC। इसका जो हाइट है बोला गया है कि कितना, तो बोला है कि 10 मीटर ऊंचाई, कितना, 10 मीटर इसका हाइट है। बोला है कि इसका जो छाया है ये कितना है, 10√3 मीटर। तो बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ये कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा। और 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3। 1 का वैल्यू आपका 10 है, तो √3 का मतलब 10√3, यानी कि आपका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, आपका 30 डिग्री ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 और ये आपका 30। ठीक है, तो हम लोग 29 देखते हैं। तो 29 बोला गया है कि एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टावर के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि ये है इसका जो टोटल है, इसका जो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो ये जो बोला गया कि 60 मीटर है, इसका हाइट पूरा टोटल कितना है, 60 मीटर। उसके बाद इसका जो बोला गया है कि ऊपर का और नीचे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर ये देखते हैं तो ये जो आपका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और ये आपका दिया हुआ एंगल 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई मतलब कि ये आपका निकालने बोला है ये। ठीक है, मीनार की ऊंचाई h बराबर, तो हम लोग जानते हैं ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। इस एंगल में देखते हैं ABC, ये D हो गया, ये हो गया। तो ABC में देखते हैं तो ये 60 डिग्री के सामने √3 और 30 डिग्री के सामने 1। तो 60 डिग्री के सामने √3 यानी कि कितना, 20 √3 गुना है, तो ये 20 √3 हो जाएगा। ये जो आपका दूरी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 20 √3। ठीक है, अगर ये आपका 20 √3 हो जाता है तो आपका ये जो है ये भी 20 √3 होगा। कितना, 20 √3।
आपका अगर ये 20√3 हो जाता है, ये आपका यहाँ 60 डिग्री का मान है। हम लोग इस एंगल में देखते हैं ए डी ई में देखते हैं, अगर ये आपका दिया हुआ है 20√3, ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने आपका 20√3 है, तो 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यानी कि आपका ये जो एडी बराबर आपका कितना आ गया 20, एडी बराबर 20 आ गया। तो आपका यहाँ से देखते हैं तो बीडी बराबर कितना हो जाएगा, बीडी बराबर ये टोटल है 60 माइनस 20 करेंगे तो 40, यानी कि बीडी बराबर 40, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है बीडी बराबर वो 40 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन जो आज का होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 30। यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 है, यानी कि √3 tan 2 थीटा बराबर 3, यानी कि tan 2 थीटा बराबर √3, यानी कि tan ये 60 tan 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम लोग यहाँ करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट वाइज सॉल्यूशन करते हैं। और आज का जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 12 था। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके। चलिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।